यस चलो लास्ट हमने जो है पोलन ट्यूब जो थी, पराग नलिका जो थी है ना, वो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है उसकी हमने बात की थी लास्ट, है ना। और उसके लिए अपन ने 3 जो टाइप थे है ना, उसकी हमने लास्ट डिस्कशन किया था, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, है ना। 3 प्रकार की एंट्री थी, है ना। पहली जो पुरोगेमी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश। सेकंड चैलोजोगेमी, जिसको हम निभागीय प्रवेश भी कह सकते हैं, है ना। और थर्ड इंटेग्यूमेंट्री, अध्यावरणी, ठीक है। ये 3 प्रकार थे जिसका हमने लास्ट डिस्कशन किया था, ठीक है। यानी बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है वो लास्ट टॉपिक था अपना, ठीक है। अब वो भले ही कैसे ही प्रवेश कर रही हो, लेकिन अंततः लास्ट में जो एक पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी तो ऑलवेज कहां से करेगी, माइक्रोपिलर एंड से, ओव्यूल के माइक्रोपिलर एंड से। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात लास्ट वीडियो में मैंने कही थी, एक बार फिर आपको कह रहा हूं। चलो आज हम जो है आगे बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे कि वो एक पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक में कैसे प्रवेश करेगी, ठीक है। उसका हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार, है ना। तो नेक्स्ट आगे देखो, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, यानी पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, यानी ये भ्रूण कोश में किस प्रकार से प्रवेश करती है, इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे आगे, ठीक है। तो यहां देखो पहली बात, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक थ्रू टू माइक्रोपाइल ऑलवेज। जानते हैं अपन इस चीज को बहुत अच्छे से, है ना, कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश जो है सदैव कहां से होता है, बीजांड द्वार से होता है। क्लियर। इसके 3 पाथवे अपने पास में, देयर आर 3 पाथवे ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यानी एक पोलन ट्यूब का, एक एम्ब्रियो सैक में एंट्री का 3 अपने पास में पाथवे हैं, 3 अपने पास में रास्ते हैं। वो कौन कौन से हैं यहां देख लेते हैं अपन। पहला, फ्रॉम मिड और इन बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड सेल, यानी ये कहां से एंटर करेगी, एग सेल और सिनर्जिड सेल के बीच में से, ठीक है। पहली कंडीशन, पेंड कोशिका है और दोनों तरफ कौन उपस्थित है, सिनर्जिड सहायक कोशिका, इन दोनों के बीच में से प्रवेश करेगी। पहली कंडीशन, किस किस के बीच में से, एग सेल और सिनर्जिड के बीच में से। सेकंड, दूसरा, फ्रॉम मिड इन बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड सिनर्जिड, सेकंड कंडीशन। या फिर कहां से प्रवेश कर सकती है वो, या फिर वो इंटेग्यूमेंट अध्यावरण और सिनर्जिड सहायक कोशिका, दोनों के बीच में से जो है वो एंटर कर सकती है पोलन ट्यूब एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। थर्ड, तीसरा जो आता है वो आ जाता है पेनिट्रेटिंग थ्रू द सिनर्जिड, थर्ड कंडीशन आती है। या फिर सहायक कोशिका को भेद कर, यानी इसका पेनिट्रेशन करके, सिनर्जिड को पेनिट्रेट करके एंटर करेगी, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हो गई अपने पास में, थर्ड कंडीशन हो गई, पेनिट्रेटिंग थ्रू द सिनर्जिड, सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए, सहायक कोशिकाओं को तोड़ते हुए, सिनर्जिड को तोड़ते हुए एंटर करेगी, ठीक है। ये 3 टाइप हैं, किसके, ये 3 टाइप, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यानी भ्रूण कोश में, है ना, ये पोलन ट्यूब की एंट्री 3 प्रकार से होती है। क्लियर। अब देखो इसको डायग्राम से देखते हैं अपन आगे। वैसे ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसमें कौन सी होती है, देखो सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए एंट्री होती है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, है ना। ज्यादातर प्लांट्स में सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए जो एक पोलन ट्यूब एंटर करेगी, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि एक जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, जैसे ही वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई, अब ओव्यूल में एंटर करने के 3 पाथवे थे, अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था, अब वो कैसे ही पहुंची हो, लेकिन अंततः लास्ट में कहाँ से जाती है, माइक्रोपिलर एंड से जाती है, अभी अपन ने लास्ट भी बोला था, ये देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, देखो ये जैसे एंटर हुई, देखो माइक्रोपिलर एंड के अंदर, ठीक है। अब ये एंटर करेगी किसके अंदर, सिनर्जिड सेल के अंदर, ठीक है। कहाँ चली गई है, सिनर्जिड के अंदर, पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड के अंदर चली गई, सहायक कोशिका के अंदर चली गई, ठीक है। अब जैसे वो सिनर्जिड के अंदर गई, सिनर्जिड को भेदते हुए अंदर चली गई है, ठीक है। अब ये अंदर जाने के बाद में क्या करेगी, इस सिनर्जिड को तोड़कर सिनर्जिड के जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर अपने मेल गैमेट को रिलीज कर देगी, ठीक है। सिनर्जिड सेल के अंदर किसको रिलीज कर दिया गया, मेल गैमेट को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया, जो अगले डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं आप, ये रहे, ठीक है। यानी ये जो सिनर्जिड सेल के अंदर, सिनर्जिड सेल को तोड़ते हुए ये अपने मेल गैमेट को, इसके अंदर दोनों मेल गैमेट जो चल रहे थे पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिए गए, ठीक है।
अब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में से मूवमेंट करता हुआ एक मेल गैमीट तो का मतलब किसके साथ में जाके जुड़ने की कोशिश करेगा, है ना, किस तरफ जो है वो मूवमेंट करेगा, वो है एग सेल की तरफ। ठीक है, मतलब एक तो एग सेल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा और एक जो है मूवमेंट करेगा किधर, पोलर न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों मेल गैमीट जो है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये अपने एक एंट्री थी, पोलन ट्यूब की एंट्री थी किसके अंदर, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से ये एंट्री करती है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ी यहाँ पर देखो सोचने वाली जो बात है, ठीक है, वो ये है कि जैसे ये एंटर करती है पोलन ट्यूब, जैसे ही वो एंटर करती है, ठीक है, जैसे ही वो एंटर करेगी यहाँ पर सिनर्जिड जो है ना वो डिजनरेट हो जाएगी। सिनर्जिड सेल जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ में एंटीपोडल सेल जो होती है वो भी धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में जब मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल। तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बचेगी कौन, सिर्फ बचेगी पोलर सेल एंड एग सेल, सिर्फ 2 सेल्स बचेगी यहाँ पर, बाकी की सारी सेल्स यहाँ पर डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज, अब ये जो पोलन ट्यूब जो है उसको पता कैसे चल रहा है, उसको क्या पता कि कहाँ से एंटर होना है, सिनर्जिड कहाँ पर है, उसको थोड़ी पता है क्या, नहीं पता होता है ना। तो यहाँ पर उसको यानी कीमोट्रॉपिक टाइप का जो मूवमेंट होता है पोलन ट्यूब का वो किसकी वजह से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर, और वो है फिलीफॉर्म अपर्टस। कौन, फिलीफॉर्म अपर्टस। फिलीफॉर्म अपर्टस आर फाउंड ऑन सिनर्जिड सेल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि फिलीफॉर्म अपर्टस पाया जाता है किसमें या किसके ऊपर, सिनर्जिड में। ठीक है, काम क्या है इसका, फिलीफॉर्म अपर्टस का, पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तभी तो पोलन ट्यूब को पता चलता है कि सिनर्जिड यहां पर है। एक स्पेशल टाइप का एक केमिकल रिलीज करता है ये। ठीक है, और केमिकल क्या करता है, उस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसीलिए फिर पोलन ट्यूब जो एंटर करती है सिनर्जिड के अंदर। ठीक है, ये अपने लास्ट यहां पर स्ट्रक्चर हो गई, अपन ने इसको स्ट्रक्चर से देखा है। अब नेक्स्ट आगे जो हम बात करते हैं, अगला जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एंट्री। अब एंट्री होने के बाद में क्या होता है भाई, जैसे वो एंट्री कर गई, दोनों मेल गैमीट यहाँ पर रिलीज भी हो गए, तो रिलीज होने के बाद में अब ये दोनों मेल गैमीट क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा, वो अपना अगला टॉपिक, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, और अपना अगला जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन एंड त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये अपना अगला टॉपिक हो जाता है। ठीक है, पहली बात देखो, इसको जो फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया गया था ना, फर्स्टली स्टडीड बाय नावास्चिन इन 1898, और कौन से प्लांट के अंदर, इन फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम प्लांट के अंदर इसको स्टडी किया गया था पहली बार, नावास्चिन के द्वारा इसको स्टडी किया गया था। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, अपन अभी डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ओनली और ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म प्लांट, द्विनिषेचन केवल और केवल एंजियोस्पर्म पादपों में पाया जाता है, बाकी प्लांट्स में या बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाया जाता है। क्लियर। अब देखो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्यों कह रहे हैं उसको, उसका रीजन है क्योंकि यहां पर कितने मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट है। ठीक है, 2 मेल गैमीट थे। ठीक है, तो एक मेल गैमीट यहां पर क्या करेगा, एग सेल के साथ में यानी फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूजन करेगा, जिसको अपन बोलते हैं सिनगैमी या गैमेटिक फ्यूजन या युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक है, तो पहले अपना टॉपिक यहाँ हो गया, देखो सिनगैमी या गैमेटिक फ्यूजन, जिसको अपन युग्मक संलयन भी कह सकते हैं। होता क्या इसमें, देखो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी किसको कहेंगे अपन, नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ में संलयन क्या कहलाता है, युग्मक संलयन कहलाता है। इसको हम फर्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं,
ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, सत्य निषेचन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये सत्य निषेचन हो गया। इसमें देखो यहाँ पर नर युग्मक क्या है, एन हैप्लॉइड, और मादा युग्मक क्या है, एन हैप्लॉइड, यानी ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, एन एन। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के फ्यूजन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, जाइगोट युग्मनज, जो कि 2n होता है। इसकी प्लॉइडी वापस कौन सी हो जाती है, 2n। ठीक है, और एंजियोस्पर्म प्लांट में आपको पता हो तो जब तक ये n है, हैप्लॉइड है, तब तक कौन सी जो है फेज होती है, गैमीटोफिटिक फेज। ठीक है, और यहां पर कौन सी फेज हो जाती है, स्पोरोफिटिक फेज, 2n फेज स्टार्ट हो जाती है यहां से। ठीक है, यानी स्पोरोफिटिक फेज की पहली जो अपन कह रहे हैं स्टेज ये अपने सामने, युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, अब देखो आगे सेकंड, दूसरा जो कहलाता है वो है ट्रिपल फ्यूजन, जिसको हम हिंदी में त्रिसंलयन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यानी नर युग्मक का किसके साथ में है संलयन, ध्रुवीय केंद्रक के साथ में संलयन, जो पहले से ही क्या है, 2n है, जो पहले से ही क्या है, 2n है, और ये क्या है, n। ठीक है, यानी n मेल गैमीट फ्यूजन कर रहा है किसके साथ में, 2n पोलर न्यूक्लियस के साथ में। तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगी, पहली बात क्या कहलाएगी, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राथमिक भ्रूणपोष कहलाएगी। इसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। इसकी प्लॉइडी जो होती है वो 3n होती है। ध्यान रखने वाली बात है कि प्राथमिक भ्रूणपोष जो है यहाँ पर कोशिका बनेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी, लगातार डिवीजन करेगी और एंडोस्पर्म बनाएगी आगे जाकर, और एंडोस्पर्म जो होता है उसकी सेल की जो प्लॉइडी होती है वो 3n होती है, त्रिगुणित होती है। अतः इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नोट डाल के एक चीज थोड़ा यहाँ पर नोट करना है ना, ड्यूरेशन बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज 2 to 25 आवर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, परागण और निषेचन के मध्य का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, लगभग कितना होता है, 2 घंटे से लेकर 25 घंटे तक का समय होता है। इस बीच में जो है मतलब फर्टिलाइजेशन के आगे के जो इवेंट है वो हो जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो टाइम स्पेंड होता है वो कितना होता है, 2 घंटे से लेकर 25 घंटे का होता है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है, कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो 2 घंटे से लेकर 25 घंटे मैक्सिमम है ना। इस बीच में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ये ड्यूरेशन हो सकती है, टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो ये थे अपने टॉपिक, है ना। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कौन कौन से, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रखा है कई बार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढंग से इसको पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ 2 बार फर्टिलाइजेशन बताना आपको। ठीक है, फर्स्ट सिंगेमी और सेकंड ट्रिपल फ्यूजन, 2 जो इवेंट है इसके, 2 जो है फर्टिलाइजेशन आपको बताने, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस थोड़ा सा याद कर लेना आप, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। इसी को मैं थोड़ा डायग्राम से और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम से अपन इसको देख लेते हैं, जो भी इवेंट थे अपने सामने सारे, उसको अपन एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, देखो स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा कौन, पोलन ग्रेन, है ना। क्या कहलाती है ये इवेंट, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। इस इवेंट को अपन क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन यहां से क्या मतलब बनना स्टार्ट होगी, क्या रिलीज होगी, पोलन ट्यूब। स्टिग्मा टू स्टाइल, स्टाइल टू ऑवरी जाएगी, और ऑवरी से कहां जाएगी वो, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल में भी फिर आगे कहां जाएगी, एम्ब्रायो सैक के अंदर, जो अभी अपन ने पढ़ा था, है ना। एम्ब्रायो सैक के अंदर जाने के बाद में क्या हो जाएगी, वो मेल गैमेट को रिलीज कर देगी, और दोनों मेल गैमेट जो है यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। किस किस के साथ में, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ में और एक पोलर न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन करेंगे। ये अपने सामने डायग्राम से भी आप इसको देख लेना। ठीक है, वो सारे इवेंट इसके अंदर आ गए, देखो एक ही डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये अपना यहाँ लास्ट टॉपिक था, है ना। और अगला टॉपिक जो है अभी देखते हैं अपन। यस, तो हम नेक्स्ट आगे सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो इसके वैसे देखा जाए तो 2 ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। देखो डबल फर्टिलाइजेशन के जो 2 सिग्निफिकेंस है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला जो है वो हो जाता है कि जाइगोट जो बनता है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट बनता है,
ठीक है, उसमें लगातार डिवीजन होंगे, है ना, और इसमें डिवीजन की वजह से लास्ट में जाकर क्या बनाएगा, कि एम्ब्रायो, भ्रूण का निर्माण होगा। यानी युग्मनज के अंदर लगातार विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, ये जो 2n है ना, जाइगोट क्या है, देखो इसकी प्लाइडी 2n है, और 2n एम्ब्रियो जो होता है वो भी क्या होता है, 2n होता है, क्योंकि प्लांट जो है अभी कौन सी स्टेज के अंदर है, स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर है, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर है ये, है ना, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, यानी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, जिसको हम एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन के नाम से जानते हैं, है ना, ये क्या कहलाता है, एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं इसको। ठीक है, और सेकंड जो हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है, इसमें लगातार विभाजन होंगे। ठीक है, ये 3n है, ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड है, इसमें लगातार विभाजन होंगे, और इससे बनेगा एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष बनेगा, जो 3n है, ट्रिप्लॉइड है ये भी, है ना, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर एंडोस्पर्म का, है ना, 3n सेल से 3n सेल, यहाँ पर 3n जो है यहाँ पर एंडोस्पर्म बन रहा है, भ्रूणपोष बन रहा है ना, और ये जो बनना, भ्रूणपोष का जो बनना है या एंडोस्पर्म का जो बनना है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, भ्रूणपोष का जनन या भ्रूणपोष का निर्माण कहते हैं इसको अपन, है ना। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हैं यहाँ पर किसके, डबल फर्टिलाइजेशन के, यानी दो बड़े सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के दो बड़े सिग्निफिकेंस है यहाँ। ठीक है, और अब क्या होता है आगे देखो, अब ये जो दो इवेंट अभी अपन ने बात की थी, इसको अपने को जो है डिटेल में पढ़ना है, दोनों को ही, है ना। ये दो हेडिंग्स अपनी लास्ट चैप्टर के अंदर बच जाती है, जिसको अपन डिटेल में देखेंगे। एक हेडिंग पहली वाली जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं देखो, वो हो जाती है एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, इसको ले लेते हैं पहले अपन, है ना, भ्रूणपोष फॉर्मेशन, ये अपने पास में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन अपने पास में सामने ये था, और सेकंड क्या था, एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस को अपन बाद में देख लेते हैं, पहले अपन किसको स्टडी कर लेते हैं, एंडोस्पर्म को, भ्रूणपोष को पहले स्टडी कर लेते हैं, बाद में अपन बात करेंगे किसकी, बाद में अपन जो है डिस्कशन करेंगे किसका, एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्तन का बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं यहाँ देखो, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, है ना, ये क्या होता है देखो, बाय ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये भी पता है अपने को। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर देखो कि त्रिसंलयन के दौरान भ्रूणपोष का निर्माण होता है, निषेचन के दौरान, कौन से प्लांट्स के अंदर, इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर किससे बनता है ये, निषेचन के बाद में, निषेचन के दौरान, है ना, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, यानी त्रिसंलयन के दौरान, ट्रिपल फ्यूजन के दौरान भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा ध्यान रखने वाली जो बात है, ठीक है ना, वो ये कि बटन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर, है ना, अनावृत बीजी पादपों में क्या होता है, अर्लियर टू फर्टिलाइजेशन, नोट डाल के इसको थोड़ा नोट डाउन कर देना कि एंडोस्पर्म बनता है जिम्नोस्पर्म में, कब, फर्टिलाइजेशन से पहले। ठीक है, और कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है देखो, एंजियोस्पर्म के अंदर अपन बात करें तो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है, n होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है देखो, अर्लियर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है ना, और हैप्लॉइड यानी एन एंडोस्पर्म होता है, हैप्लॉइड होता है ये। ठीक है, अब टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी भ्रूणपोष के प्रकार, लेकिन किस आधार पर, तो वो यहां देखो किस आधार पर है ये है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के परिवर्तन के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, यहां देखो अब कितने प्रकार हैं वो अभी देख लेते हैं अपन यहाँ। ठीक है, जिसमें अपन अभी बात कर रहे हैं देखो, एंडोस्पर्म के जो 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसको हिंदी में अपन केंद्रीय भ्रूणपोष भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, इन 56 एंजियोस्पर्म प्लांट, अपन कह रहे हैं लगभग कुल एंजियोस्पर्म प्लांट का लगभग 56% पादपों के अंदर जो है कौन से प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कोकोनट मिल्क, है ना, हिंदी में इसको अपन नारियल पानी भी कह सकते हैं। ठीक है, नारियल पानी जो होता है अपने आप में एक एंडोस्पर्म है
है ना, यानी वो जो है नरिशमेंट के लिए जो है उसके अंदर पाया जाता है, नारियल के अंदर, नारियल पानी किसके नरिशमेंट के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, है ना, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसको नरिश करता है कौन, नारियल पानी, कोकोनट मिल्क, जो एक टाइप का क्या है, एंडोस्पर्म है, लेकिन कौन सा टाइप का, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, सेकंड आगे देखो, दूसरा, हाँ एक चीज और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड एंडोस्पर्म, यह द्रव भ्रूणपोष भी कहलाता है, कौन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। नेक्स्ट आगे सेकंड जो हो जाता है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, एग्जांपल इसका, मेंबर ऑफ गैमेटोपेटेली फैमिली एंड वर्बिसिकम। ठीक है, इनके अंदर जो है ये सेलुलर एंडोस्पर्म कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं अपन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें लगातार डिवीजन होते हैं, है ना, एक सेल के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर लगातार यानी डिवीजन होते रहेंगे। अब न्यूक्लियस जो है बहुत सारे न्यूक्लियस बनते रहेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये बिखरते रहेंगे, बहुत सारे बनते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं बनेगी, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं लेकिन उनके चारों तरफ किसी टाइप की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जस्ट अपोजिट यहाँ सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो जाता है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होंगे और डिवीजन के साथ साथ में हर एक न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन साथ साथ में चलता रहेगा। ये डिफरेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर कि यहाँ किसी टाइप की कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो जाता है कि यहाँ सेल वॉल फॉर्मेशन चलता है, साथ साथ में न्यूक्लियस भी बन रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल भी बन रही है। ठीक है, ये डिफरेंस था। अब तीसरा आ जाता है, थर्ड टाइप का, वो आ जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, इट इज ए इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या होता है ये एक इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म होता है, या फिर अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, मतलब ये केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का मध्यस्थ होता है या इनका कॉम्बिनेशन होता है ये, यानी इसमें दोनों ही टाइप के जो है एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, दोनों ही प्रकार के भ्रूणपोष इसमें पाए जाते हैं, एक ही साथ में दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ में होता है। थोड़ा अलग टाइप का है, हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, ये सब में नहीं होता है, बहुत कम जो है प्लांट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इसका, हेलोबियल मेंबर ऑफ मोनोकोटिलिडन, यानी एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल सदस्य के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें होता क्या है कि इसमें दो एंड होते हैं, देखो चैलेजर की तरफ एक तो, और एक कहाँ होता है, माइक्रोपाइल की तरफ, है ना। तो चैलेजर जो एंड होता है उस तरफ क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर मतलब एंडोस्पर्म पाया जाता है। जस्ट अपोजिट ये क्या पाया जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी इसमें दोनों ही टाइप के जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेलुलर में क्या होता है, ओनली न्यूक्लियर में क्या होता है, ओनली और ओनली न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि सेलुलर में क्या होता है, देखो सेल्स पाई जाती है, यानी ये सेल्स फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ बीच में एक बड़ी वैक्यूल होती है, देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर बड़ी वैक्यूल बन जाती है, बाकी ये सारा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए हैं क्या, बहुत सारे न्यूक्लियस, 3n न्यूक्लियस बिखरे हुए रहते हैं। तो यानी ये कौन सा टाइप हुआ, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का टाइप हुआ। जबकि सेलुलर में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस तो होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कवर रहते हैं किससे, सेल वॉल से, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन हेलोबियल के अंदर क्या हो जाता है कि इसमें एक तरफ तो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी दोनों ही टाइप के एंडोस्पर्म एक साथ में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहता है अपन हेलोबियल एंडोस्पर्म। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है इसीलिए, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक। चलो तो नेक्स्ट आगे हम बात करें फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के कार्य, है ना। लास्ट अपन ने अभी डिस्कशन किया था भ्रूणपोष के प्रकारों के बारे में, देखा था अपन ने 3 प्रकार के जो थे, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, है ना। अब ये काम क्या करते हैं, इनके कार्य क्या हैं, है ना, क्यों पाए जाते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपने पास में कुछ पॉइंट है, देखो पहला, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये पहला कार्य है किसका, एंडोस्पर्म का पहला कार्य है, और पहला कार्य क्या है, वो है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये पहला और मुख्य कार्य है एंडोस्पर्म का।
ठीक है, इसके अलावा सेकंड शक फूड बाय शकर फ्रॉम द एंडोस्पर्म। आपको पता हो तो सेलुलर एंडोस्पर्म जो होते हैं उसमें शक्कर पाए जाते हैं, है ना, और वो शक्कर क्या करते हैं, शक करते हैं, है ना, एक एंडोस्पर्म को यहाँ से, यानी न्यूट्रिएंट्स की तरह उसको शक करेंगे, तो यानी भ्रूणपोष से पोषकों का अवशोषण करते हैं चूसकों की सहायता से, शक्कर की सहायता से, ये एंडोस्पर्म का कार्य हो गया। थर्ड, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, जब प्लांट ग्रो करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, है ना, जर्मिनेट होगा, ग्रो करेगा तो एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम में जो है एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एंडोस्पर्म से मिलेगी। मतलब ये भी इसका कार्य हो गया। देखो, परिवर्धित पादप को पोषण या पोषक प्रदान करना, ये भी एंडोस्पर्म का कार्य है। तो ये तीन जो है एंडोस्पर्म के कार्य होते हैं। ठीक है, अब अपना जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट बचा हुआ टॉपिक इस चैप्टर का, जो वो है एम्ब्रायोजेनेसिस या भ्रूणीय परिवर्तन। एम्ब्रायोजेनेसिस और भ्रूणीय परिवर्तन फर्स्टली स्टडीड बाय हैम्स्टीन इन 1840 इन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस प्लांट। ठीक है, पहली बार जो स्टडी की गई थी एम्ब्रायोजेनेसिस की, वो किसके द्वारा की गई थी, हैम्स्टीन साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी 1840 के अंदर। और कौन से पादप के अंदर, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, थोड़ा याद रखना प्लांट का नाम है ना, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस प्लांट के अंदर इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था हैम्स्टीन के द्वारा 1840 के अंदर। नेक्स्ट आ गया यार, इट्स डिस्क्रिप्शन इज गिवन। ठीक है, इसको अपन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका दे रहे हैं, अपन यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर एज ए फ्लो चार्ट एंड देन एक्सप्लेन विद द डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं इसको, फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अपन डायग्राम से। ठीक है, तो पहले देखो फ्लो चार्ट से अपन इसको समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होता है ना। मेल गैमीट का एक्सेल के साथ फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, 2n जाइगोट फॉर्म होता है। लास्ट अपन ने कहा था डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, अब जाइगोट का क्या होता है आगे, जाइगोट क्या करता है आगे, है ना। तो जाइगोट के अंदर यहाँ पर देखो ट्रांसफर डिवीजन होगा पहले, जिससे 2 सेल्स बनेगी, एक बनेगी एपिकल सेल और सेकंड बनेगी बेसल सेल। एपिकल सेल एंड सेकंड बेसल सेल, यानी यहाँ पर 2 तरह की जो है सेल्स बनेगी, ध्यान रखना। फर्स्ट इज एपिकल सेल एंड सेकंड इज बेसल सेल, है ना। एपिकल सेल्स आर फाउंड टुवर्ड्स, चले जा, एंड बेसल सेल आर फाउंड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब इनमें फिर डिवीजन होगा, देखो एपिकल सेल के अंदर फिर डिवीजन होगा, यानी निभागीय सिरे की तरफ उपस्थित जो एपिकल सेल है इसमें पुनः विभाजन होगा। कौन सा, वर्टिकल डिवीजन होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, और क्या बनेगी, 2 सेल्स फॉर्म होगी यहाँ पर, है ना। इससे 2 सेल्स का निर्माण होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, फिर इसके अंदर डिवीजन होगा और क्या बनेगी, 4 सेल्स बनेगी, 4 सेल्स बनेगी यहाँ पर, एक क्वाड्रेंट बनेगा, 4 कोशिकाओं का समूह बनेगा, ग्रुप ऑफ 4 सेल्स बनेगा यहाँ पर। फिर इसके अंदर एक वर्टिकल डिवीजन होगा और बनेगा 8 सेल्स का ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ 8 सेल, यानी ऑक्टेंट बनेगा। ठीक है, और अब फिर आगे इसमें क्या होगा, देखिए पेरिक्लिनल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और पेरिक्लिनल डिवीजन की वजह से यहाँ से जो है आउटर डर्मेटोजन बनेगी एक तो, और एक बनेगी इनर डर्मेटोजन। ठीक है, यानी यहाँ पर पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है किसके अंदर, ऑक्टेट के अंदर। ठीक है, और बाहर की तरफ जो बन रही है, क्या बन रही है, आउटर डर्मेटोजन बन रही है। डर्मेटोजन मतलब एक टिश्यू का नाम है जो बाद में जाकर क्या बनना चाहे, आपको बताओ तो डर्म किसके लिए काम में लेते हैं, शब्द किसके लिए काम में लेते हैं, स्किन के लिए, है ना। लेकिन यहाँ क्या बन रही है, इसमें बाहर की तरफ जो अपन कह रहे हैं टिश्यू जो बन रहा है उसके लिए अपन शब्द काम में ले रहे हैं ना, डर्मेटोजन, आउटर डर्मेटोजन। और अंदर की तरफ जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, इनर डर्मेटोजन। ठीक है, अब आगे देखो, आउटर डर्मेटोजन जो है वो बाद में जाकर क्या बनाती है, एपिडर्मिस, यानी आउटर डर्मेटोजन के अंदर डिवीजन होते हैं और एपिडर्मिस बनता है। ठीक है, और इनर डर्मेटोजन जो होता है इसके अंदर डिवीजन होते हैं लगातार, और इससे क्या क्या बनता है थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर। एक है हाइपोकोटिल, सेकंड ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड टिश्यू, एंड थर्ड वो बनता है एम्ब्रायनल एक्सिस। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर, ये अपना इंपोर्टेंट भाग था। यहाँ पर क्या बनता है, एम्ब्रायनल एक्सिस बनता है। ठीक है, एम्ब्रायनल एक्सिस का निर्माण होता है, और यही तो बनना अपने को पढ़ना था, तो एम्ब्रायनल एक्सिस बन जाता है। ठीक है, अब एम्ब्रायनल एक्सिस जो बनता है इसमें भी लगातार डिवीजन होते हैं और ये अलग अलग शेप में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रायनल एक्सिस बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब एम्ब्रायनल एक्सिस पहले क्या बनेगा, देखो ग्लोबुलर शेप का बनेगा, गोलाकार बनेगा, यानी भ्रूणीय अक्ष बना, और भ्रूणीय अक्ष क्या बनेगा यहाँ पर,
ये गोलाकार भ्रूण का निर्माण करेगा, यानी शेप कैसा हो जाएगा उसका, गोलाकार, ग्लोबुलर शेप का जो है एम्ब्रायो बनेगा। अब ये फिर आगे डिवीजन करेगा और अब ये चेंज होगा हार्ट शेप के अंदर, हृदयाकार भ्रूण का निर्माण होगा इससे, ठीक है। अब हृदयाकार भ्रूण ये लगातार विभाजन करके एक कंप्लीट एक मैच्योर एम्ब्रायो का निर्माण करेगा, ठीक है। अब इसके सेंटर के अंदर एक मैच्योर एम्ब्रियो जो बन जाएगा, उसके सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लीम्यूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लीम्यूल के दोनों तरफ क्या पाई जाती है, कोटिलेडन, ठीक है। और प्लीम्यूल का एक एंड जो है, यानी जहां एक एंड पर जो प्लीम्यूल प्रेजेंट है, ये बाद में जाकर क्या बनाता है, शूट सिस्टम, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट क्या पाया जाता है, रेडिकल पाया जाता है, ठीक है, जो बाद में जाकर क्या बनाता है, रूट सिस्टम। ये दोनों कवर रहते हैं किससे, कोटिलेडन से, ठीक है। डाइकोट की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर दो जो है कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल के दोनों तरफ जो है क्या पाए जाते हैं, दो जो है कोटिलेडन पाए जाते हैं, जो इसको कवर करके रखते हैं ना। बाद में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जब ये रेस्टिंग फेज में होता है एक सीड जब, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ये तो हो गई कौन सी बात, एपिकल सेल के अंदर ये सारे विभाजन हुए, एपिकल सेल के अंदर ये सारे डिवीजन हुए, और लास्ट में जाकर क्या बना, एक मैच्योर एम्ब्रियो बना। किसकी वजह से बना, थोड़ा ध्यान रखना, एपिकल सेल के कारण, यानी एपिकल सेल में ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं और एक एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब बची कौन सी, सेकंड सेल, बेसल सेल, बट 2 सेल्स थी ना, जाइगोट के अंदर डिवीजन हुए थे, 2 सेल्स बनी थी, एक सेल तो एपिकल सेल से एम्ब्रियो बन रहा था, अब सेकंड कौन सी बच रही, बेसल सेल। किस तरफ पाई जाती है, माइक्रोपाइल की तरफ पाई जाती है, बीजांड द्वारीय सिरे पर पाई जाती है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लगातार विभाजन होते हैं, ठीक है, और लगभग 6 से 8 कोशिकाओं का एक लंबा जो है समूह बनता है, जिसको सस्पेंसर कहते हैं अपन। मतलब यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, सस्पेंसर का, यानी 6 to 8 सेल का जो है सस्पेंसर बना यहाँ पर, किसकी वजह से, बेसल सेल के कारण, ठीक है। अब इसमें विभाजन होंगे फिर वापस, है ना, किसके अंदर, लास्ट सेल के अंदर, सॉरी लास्ट सेल जो है यहाँ पर विभाजन नहीं करेगी, ये जो है फूल कर बड़ी हो जाएगी, शक्कर का काम करेगी, ठीक है। और अब जो यहाँ पर बची हुई जो है अपन कह रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ जो है देखो सेल ऑफ एम्ब्रायनल एंड, यानी जहाँ पर एम्ब्रायनल एंड होता है उस तरफ उपस्थित जो इसकी ऊपर वाली जो सेल्स होती है, ठीक है, वो बाद में जाकर क्या बनाती है, हाइपोफाइसिस, उससे क्या बनता है, हाइपोफाइसिस बनता है, और लास्ट में हाइपोफाइसिस लास्ट में जाकर कन्वर्ट कर जाता है रेडिकल के अंदर, ठीक है। यानी प्लीम्यूल जो है एम्ब्रायनल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो है अपन कह रहे हैं, कोटिलेडन के ऊपर की तरफ बीच में प्लीम्यूल, और यहाँ पर एम्ब्रायनल एक्सिस के नीचे की तरफ एक तरह से अपन कहना चाहें, यानी एम्ब्रायनल एक्सिस के तो नीचे है, लेकिन सस्पेंसर के ऊपर कौन प्रेजेंट है, रेडिकल, जो बाद में जाकर क्या बनाता है, रूट बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो यानी ये किससे बना, देखो बेसल सेल से, और ये किससे बना, एपिकल सेल से। यानी प्लीम्यूल बाद में जाकर क्या बनाएगा, प्लीम्यूल जो होता है वो बाद में जाकर बनाएगा शूट सिस्टम, ठीक है, और रेडिकल जो है वो बाद में जाकर क्या बनाएगा, रूट सिस्टम, और एक कंप्लीट जो है प्लांट जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। जब ये जर्मिनेट करेगा, बड़ा जब हो जाएगा तो कंप्लीटली प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एम्ब्रायोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, भ्रूणीय परिवर्तन, ठीक है। ये एज ए फ्लो चार्ट अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है, और इसी टॉपिक को अब अपन देखते हैं डायग्राम से, इसी टॉपिक को डायग्राम से समझते हैं। देखो एक बार, है ना, कि डायग्राम से इसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं यहाँ, ठीक। इससे पहले थोड़ा बता दूं मैं आपको, इन एम्ब्रायनल एक्सिस, अभी अपन ने लास्ट कहा था, एक एम्ब्रायनल एक्सिस जो होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, देखो अपर पार्ट जो होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, इसमें कोटिलेडन, है ना, इसमें क्या पाया जाता है, देखो एपिकोटाइल, उसको अपन नाम क्या देते हैं, पहली बात, ऊपर वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है, एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल बाद में जाकर ये प्लीम्यूल के अंदर कन्वर्ट हुआ, प्लीम्यूल से जो है स्टेम या शूट सिस्टम बना, ठीक है। और ऐसे ही लोअर पार्ट जो होता है कोटिलेडन का वो कहलाता है हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल जो होता है वो बाद में जाकर क्या बनाता है, देखो रेडिकल, और रेडिकल बाद में जाकर क्या बनाता है, रूट या रूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। हिंदी में अगर अपन इसको कहना चाहें तो देखो इसका ऊपर वाला जो भाग है, कोटिलेडन के ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, देखो एपिकोटाइल, ठीक है। इसको इंग्लिश में याद करना आपको, एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल बाद में क्या बनाता है, देखो यहाँ पर प्लीम्यूल, प्लीम्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांकुर, ठीक है। यानी ये क्या बना यहाँ पर, देखो प्रांकुर, प्रांकुर का निर्माण हुआ, ठीक है। और प्रांकुर बाद में जाकर क्या बनाता है, स्टेम, यानी तना या तने के जो भी वायव्य भाग हैं, है ना, यानी शूट सिस्टम बनना चाहिए, ठीक है। तना, शाखाएं, पत्तियां वगैरह सब इससे बनती है, किससे,
प्लीम्यूल से, है ना, या प्रांकुर से बनती है। ठीक है, ऐसे ही इसका जो लोअर पार्ट है कोटिलिडन के नीचे की तरफ वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। ठीक है, और ये बनाता है आगे जाकर रेडिकल, जिसको अपन मूलांकुर भी कहते हैं हिंदी में, है ना। और ये फिर आगे जाकर क्या बनाता है, मूल, रूट बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है, मूल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं अपन डायग्राम से, इसी को जो टॉपिक अपना लास्ट था एम्ब्रायोजेनेसिस जो टॉपिक था उसी को अपन डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। देखो एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है, डायग्राम के द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखो तो पहला है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के अंदर देखो डिवीजन हुआ है और 2 सेल बनी यहाँ पर, एपिकल सेल और बेसल सेल। ठीक है, अब इनमें लगातार डिवीजन होंगे और क्या बनेगा, देखो क्वाड्रेंट बनेगा, 4 कोशिकाओं का समूह बनेगा, फिर इसके अंदर विभाजन होंगे और ऑक्टेट बनेगा। अब ऑक्टेट के अंदर भी अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, एपिकल सेल जो है, एपिकल सेल के अंदर लगातार डिवीजन चल रहे हैं अभी भी, ऊपर वाली जो सेल्स है इसमें लगातार विभाजन चलते रहेंगे। ठीक है, और ये अलग अलग शेप का जो एम्ब्रायो बनता जाएगा, एक एम्ब्रायो बनता जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जो दूसरी जो सेल्स है अपन कह रहे हैं बेसल सेल जो है वो लगातार विभाजन करके सस्पेंसर का निर्माण कर रही है। ये रहा सस्पेंसर, इसको अपन सस्पेंसर कहते हैं। देखो ये पूरा भाग क्या कहलाता है, सस्पेंसर। ठीक है, और ऊपर क्या बन रहा है, एम्ब्रायो बन रहा है। देखो तो एम्ब्रायो पहला जो अपन कह रहे हैं शेप जो बना है वो कौन सा बना, देखो ग्लोबुलर एम्ब्रायो, ये रहा एम्ब्रायो है, लेकिन कौन सा, ये कौन से शेप में है, ये ग्लोबुलर शेप का एम्ब्रायो बना। देखो यानी गोलाकार भ्रूण का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी यहाँ गोलाकार भ्रूण बन चुका है। और इसके नीचे देखो अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो सस्पेंसर, जिसको हिंदी में अपन निलंबक भी कहते हैं। निलंबक है और ऊपर क्या है, देखो एम्ब्रियो, लेकिन कौन से शेप का है, भी वो गोलाकार शेप का है। ठीक है, अब लगातार इसमें और विभाजन होंगे और ये अब शेप चेंज कर रहा है। देखो पहले गोलाकार था, अब वो बदल गया है किसमें, हार्ट शेप, हृदयाकार एम्ब्रियो। ठीक है ना, ये पहले ग्लोबुलर शेप का था और अब बन गया ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन गया, ये रहा एम्ब्रियो। ठीक है, यानी ये एम्ब्रायो जो है पहले कैसा था, ग्लोबुलर था, अब कैसा हो गया है, हार्ट शेप। देखो यहाँ पर। ठीक है, सस्पेंसर तो सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं। और अब लगातार इसमें और विभाजन होंगे और लास्ट में अंततः लास्ट में जाकर एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। यानी अब ये शेप, हार्ट शेप का जो एम्ब्रियो था, अब वो शेप ले लेगा एक मैच्योर एम्ब्रियो का। और यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो इस जगह पर प्रेजेंट है कौन, प्लीम्यूल। ठीक है, और प्लीम्यूल जो होता है बाद में जाकर क्या बनाता है, अभी अपन ने लास्ट का ही था, शूट बनाता है। ये रहा देखो प्लीम्यूल इस जगह उपस्थित है, ये दोनों कोटिलिडन है और इन दोनों कोटिलिडन के बीच में यहाँ पर देखो प्लीम्यूल प्रेजेंट है, जो बाद में जाकर शूट सिस्टम बनाता है। और रेडिकल जो है वो इस जगह प्रेजेंट है, देखो जो बाद में जाकर क्या बनाता है, रूट बनाता है। यहाँ रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, देखो सस्पेंसर। ठीक है, सस्पेंसर की लास्ट जो सेल है वो तो यहाँ पर फूल कर एक बड़ी सकर, चूसा का निर्माण कर लिया और इधर यहाँ पर देखो क्या बन गया, रेडिकल बन गया इसके ऊपर की तरफ। ठीक है, और रेडिकल बाद में जाकर क्या बनाता है, रूट बनाता है। ठीक है, और अब ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है, वो ये रहा देखो, ये पूरी जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये अंदर वाली ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, ये एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, एक एम्ब्रियो कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको, ये क्या प्रेजेंट है, देखो एम्ब्रियो, और कहाँ पर है वो, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये पूरी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है, एक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन के लिए क्या उपस्थित है, एंडोस्पर्म। ये जो इसमें भरा हुआ बाकी क्या है, ये सारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो एंडोस्पर्म या तो पूरा खर्च हो जाता है और या फिर थोड़ा बहुत बचा रह जाता है। ठीक है, वो अपन आगे और भी देखेंगे उसको सीड के अंदर, है ना। लेकिन अब थोड़ा यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर देखो माइक्रोपिलर एंड ये रहा। ठीक है, माइक्रोपिलर एंड के ऊपर यहाँ पर देखो एक सस्पेंसर की एक फुली हुई सेल प्रेजेंट है, सकर, है ना। जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखो प्लीम्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट है। बाद में ये सीड जब बनेगा, है ना। वैसे मैं बता दूं आपको कि यहाँ जो एम्ब्रियो जो है वो किसके अंदर, एक सीड के अंदर है। और सीड जो बनता है किसकी वजह से, एक ओव्यूल की वजह से बनता है ना। तो यहाँ माइक्रोपिलर एंड की तरफ ये सस्पेंसर या सकर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट अपन यहाँ बात करें, देखो रेडिकल और यहाँ प्लीम्यूल प्रेजेंट है। और जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो फिर इससे निकल कर बाहर आएंगे कौन, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम निकल कर बाहर आएंगे। यानी रूट और शूट जो है वो निकल कर बाहर आएगी, बाद में वो सिस्टम का निर्माण करेंगे, एक प्लांट ग्रो करेगा, बड़ा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था एम्ब्रायोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, कई बार आ रखा है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना आप इसको, अच्छे से याद कर लेना। डायग्राम सहित आपको एक्सप्लेन करना है, फ्लो चार्ट सहित फ्लो चार्ट भी आपको याद करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट से आपको एक्सप्लेन करोगे ज़्यादा बेटर है।
इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है, कई बार आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के अंदर। यस, चलो नेक्स्ट आगे हम बात करने जा रहे थे डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का परिवर्तन। ठीक है, लास्ट इवेंट है अपना वैसे भी, है ना, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन लास्ट अपन डिस्कशन कर चुके थे। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है अपना, लास्ट जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का परिवर्तन है ना। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक एंड अलोंग विद सम चेंजेस इन ओव्यूल एंड ओवरी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि द्विनिषेचन के पश्चात, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण कोष में भ्रूण और भ्रूण कोष का परिवर्तन होता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ में क्या होता है कि अंडाशय और बीजांड में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से, कौन से भाग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसको अपन एक फ्लो चार्ट से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, देखो जो एक्सेल थी एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो एक्सेल प्रेजेंट होती है, एक्सेल यानी अंड कोशिका जो होती है, निषेचन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रायो के अंदर, यानी भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाता है ना। ये सेल जो है भ्रूण में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है ना, जिसको अपन पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, है ना, द्वितीयक केंद्रक जो है या ध्रुवीय केंद्रक जो होता है, ये बदल जाता है आगे जाकर किस में, एंडोस्पर्म के अंदर, भ्रूणपोष के अंदर। ट्रिप्लॉइड होती है, आपको पता हो तो भ्रूणपोष, ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो ये एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा न्यूसिलस बीजांडकाय जो होता है, ठीक है ना, वैसे ये बीजांडकाय न्यूसिलस जो होता है अधिकांश पात्रों में डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, काम में ले लिया जाता है, लेकिन कभी कभार ये फिर भी बचा हुआ रह जाता है, समटाइम राइट फॉर्म पेरिस्पर्म, कुछ कभी कभार ये बचा हुआ रह जाता है और पेरिस्पर्म जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, यानी भ्रूणपोष जो है ये परिभ्रूणपोष का निर्माण करता है कभी कभी ये। ठीक है, इसके अलावा इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण, जो अध्यावरण होते हैं वो जो है देखो, आउटर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो टेस्टा के अंदर यानी बाह्य बीज चोल का निर्माण करता है। ठीक है, जबकि इनर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो आंतरिक बीज चोल का निर्माण करता है, यानी टेगमन का निर्माण करता है। ठीक है, यानी आउटर इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट होगा, टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट किस में बदलेगा, टेगमन के अंदर। ठीक है, टेस्टा एंड टेगमन ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों बीज आवरण कहलाते हैं, सीड कोट कहलाते हैं, ध्यान रखना इसको, है ना। अब नेक्स्ट आगे एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष जो होता है वैसे ये डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, और लेकिन कभी कभी बचा हुआ भी रह सकता है। इसके अलावा आगे देखो सिनर्जिड सेल एंड एंटीपोडल सेल, ये डिजनरेट हो जाती है, अपरासित हो जाती है ना, यानी सहायक कोशिका और प्रतिवैशांत कोशिकाएं जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है, यानी अपरासित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूनिकल जो बीजांड वृंत होता है वो स्टॉक के अंदर बदल जाता है, यानी बीज वृंत के अंदर बदल जाता है। और लास्ट देयर आर नो चेंजेस इन, ठीक है, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसमें किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होता है, कुछ ऐसी भी स्ट्रक्चर है जिसमें किसी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और वो कौन कौन है, वो है यहाँ पर देखो माइक्रोपाइल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, ध्यान रखना, माइक्रोपाइल के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, रैफी के अंदर किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होगा, और चेलेजा के अंदर नो चेंज, किसी टाइप का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देयर आर मेनी चेंजेस इन एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट आगे अपन बात कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट आगे अगला जो यहाँ पर न्यूसिलस यूजुअली गेट्स यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बट इन सम प्लांट रिमेन। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, भ्रूणपोष के परिवर्तन के समय बीजांडकाय जो होता है, अभी अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था इसके बारे में। ठीक है, वही अपन एक बार वापस यहाँ देख रहे हैं, देखो कि जो बीजांडकाय होता है वो अधिकांशतः उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट में ये बचा हुआ भी रह जाता है, शेष बच जाता है कभी कभार, है ना। जैसे कि यहाँ ये रहा, देखो किस रूप में बचता है, जैसे कि पहला पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष जिसको अपन हिंदी में कहते हैं ना, रिमेन लाइक ए मेम्ब्रेन, यानी एक पतली झिल्ली के रूप में बचा हुआ अगर रह जाता है ना, तब उसको क्या नाम देते हैं अपन, तब नाम देते हैं पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं उसको, थोड़ा ध्यान रखना इसको। और ये पाया जाता है किसके अंदर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च के अंदर। ठीक है, सेकंड आगे एरिल, ठीक है, एरिल थिक कवरिंग अराउंड द ओव्यूल। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाती है कि ये जो एक मोटी जो है भित्ति के रूप में पाया जाता है, ठीक है, यानी बीजांड के चारों तरफ एक मांसल संरचना के रूप में पाया जाता है, तो उसको क्या नाम देते हैं अपन, एरिल। और एरिल जो होता है पाया जाता है किसके अंदर, लीची के अंदर। लीची जो होती है उसका खाने वाला जो भाग होता है, खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है, एरिल होता है, वो ध्यान रखना, उसको एरिल कहते हैं अपन, जो खाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे आ जाता है करंकल। ठीक है, करंकल
ये क्या होता है, एट द माइक्रोपिलर एंड ए वाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड। ठीक है, यानी माइक्रोपिलर एंड जो होता है उस माइक्रोपिलर एंड के ऊपर एक छोटी व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जो छोटी व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, करंकल कहते हैं। और ये अधिकांश पाया जाता है मेंबर ऑफ यूफोर्बिएसी फैमिली, यानी यूफोर्बिएसी फैमिली के जो मेंबर है ना, उनमें अधिकांश ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, लाइक कैस्टर, जिसको अपन हिंदी में अरंडी भी कहते हैं। अरंडी के अंदर, कैस्टर के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑपरकुलम, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है जो कि मोनोकोट में पाई जाती है ना, एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो, प्लग लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ मोनोकोट प्लांट। एक बीजपत्री पादपों के बीजांड का ये सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन ऑपरकुलम कहते हैं, है ना। ये पाई जाती है मोनोकोट के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना है, पर मोनोकोट में होती है स्ट्रक्चर, है ना। और नेक्स्ट आगे टाइप ऑफ सीड, अगली अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सीड, बीजों के प्रकार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, यानी किस आधार पर है ये, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला, फर्स्ट नॉन एंडोस्पर्मिक, और इसी को अपन बोल सकते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। ठीक है, हिंदी में कहना चाहे तो अभ्रूणपोषी अथवा गैर एल्बुमिनस बीज। होता क्या है इसमें, देखो, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली क्या कर लेगा, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है उसको यूटिलाइज कर लेगा, उसको काम में ले लेगा, उपयोग में ले लेगा ये। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, ऐसा बीज क्या कहलाता है, अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज कहलाता है। ये अधिकांश किस में पाया जाता है, मोस्टली, है ना, मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट के अंदर अपन कह रहे हैं, यानी ज्यादातर जो डाइकोट प्लांट है उसमें ये अधिकांश पाया जाता है। और डाइकोट प्लांट जो भी है, जैसे अपन कह रहे हैं मूंगफली वगैरह, है ना, इनमें ये पाया जाता है, मतलब ये स्ट्रक्चर, ये अभ्रूणपोषी प्रकार के बीज होते हैं ये। ठीक है, सेकंड, अगला जो होता है सेकंड, वो हो जाता है एंडोस्पर्मस, या इसको अपन एल्बुमिनस भी बोल सकते हैं, भ्रूणपोषी अथवा एल्बुमिनस बीज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म लेफ्ट बच जाता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली जो है यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, तब उसको अपन क्या नाम देते हैं, एंडोस्पर्मस या एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, यानी भ्रूणपोषी अथवा एल्बुमिनस सीड बीज के नाम से जानते हैं अपन। और ये अधिकांश पाया जाता है ये किसमें, मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट, यानी ज्यादातर जो एक बीजपत्री पादप है इनमें अधिकांश ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब अपन लास्ट एक और अपना टॉपिक बच जाता है, वो है फ्रूट कैसे बनता है, या फ्रूट में बनते समय क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, देख लेते हैं अपन आगे। चलो, लास्ट अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, देखो फ्रूट, है ना। फ्रूट जो है होता है, मतलब कैसे बनता है, यहाँ पर जो आवरी होती है, अंडाशय जो होता है वो फ्रूट में बदलता है। ठीक है, यानी आवरी जो होती है वो फ्रूट का निर्माण करती है अधिकांश पादपों के अंदर, जरूरी नहीं कि सबके अंदर, किसी किसी के अंदर जो है आवरी नहीं भी बनाती है, वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रूट के अंदर देखो, है ना, टाइप ऑफ फ्रूट, है ना, फल के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, देखो, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, सत्य फल और असत्य फल, है ना। ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं अपन, जो कि आवरी से बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट कहलाते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ प्लांट, है ना। जबकि फॉल्स फ्रूट, है ना, असत्य फल, है ना, कूट फल भी कहते हैं इनको, असत्य फल भी कहते हैं ना, ये जो होते हैं आवरी के अलावा अदर पार्ट से बनते हैं, जैसे कि थैलेमस से बन रहे हैं एप्पल के अंदर, है ना, एग्जाम्पल इसका देखो, एप्पल, थैलेमस जो है यहाँ पर फ्रूट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये है। अब आगे देखो, अगला जो अपने एक लास्ट लाइन बचती है वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं अपन, ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, क्या कहलाते हैं वो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। ठीक है, और इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं अपन, कि आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में सीडलेस फ्रूट का प्रचलन ज़्यादा है, यानी ऐसे फ्रूट जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं उनका प्रचलन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जो बीज रहित जो फल बनते हैं वो मैनमेड होते हैं, यानी इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो है निर्मित किए जाते हैं, आर्टिफिशियली उनको तैयार किया जाता है। यहाँ पर प्लांट हार्मोन जो है उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन जो होते हैं, इनकी हेल्प से ये ऐसे फ्रूट तैयार किए जाते हैं, है ना। और ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। वैसे ये नेचुरली मतलब होने वाली घटना है पार्थेनोकार्पी, है ना, लेकिन मनुष्य के द्वारा जो है ऑक्सीन और जिब्रेलिन की वजह से भी अपन चाहें तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि सीडलेस लेमन, सीडलेस नींबू जो मार्केट में आते हैं, सीडलेस जैसे बहुत सारे फ्रूट वर्तमान में आ रहे हैं, ये सारे मैनमेड है, यानी कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बार फिर वापस जो अपना पीछे पढ़ रखा था अपन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंतर्गत, यानी एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर 2 पीढ़ियां पाई जाती है,
है ना। एक पीढ़ी कौन सी, वो होती है गैमेटोफिटिक फेज, और सेकंड कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, यानी गैमेटोफिटिक फेज जो होती है एन फेज होती है, जब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं उसको अपन। और ज्यादातर जो अपना जीवन यापन करते हैं प्लांट, है ना, वो होती है स्पोरोफिटिक फेज, यानी 2n फेज, डिप्लॉयड फेज होती है ना, यानी 2 फेज के अंदर अपनी लाइफ पूरी करता है प्लांट जो है वो। ठीक है, इसका पता कैसे चलता है, फ्लावरिंग से। ठीक है, और यहीं पर जो है अपना चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।